कुंभ से पहले वैष्णव बैठक में वृंदावन पधारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन सुविधा केंद्र से वृंदावन के सभी विप्रजनों व साधु संतों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा व मथुरा की पुलिस और प्रशासन की मेहनत से वृंदावन में होने वाले कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन संतोषजनक रहा। वृंदावन के विकास के लिए वे प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करेंगे। बता दें कि सीएम योगी सुबह हेलीपैड पर उतरे थे, जहां भाजपा नेताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे श्री बिहारी जी के दर्शन को रवाना हुए। इस दौरान सभा स्थल से उन्होंने 411 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। कुंभ कैसे हो सकता है? प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण था। सुरक्षा, सुव्यवस्था और वहां पर स्वच्छता को लेकर के जो मानक स्थापित हुए और आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद और सानिध्य था। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। कितना भव्य आयोजन, जिसके लिए आप संघर्ष किए थे, हमारी पीढ़ियां लगी थी, आज उस कार्य को भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। भैया प्लीज अयोध्या विश्व मानचित्र पर दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। और ब्रज क्षेत्र, यहाँ के कण कण में हम लोगों को ईश्वर का वास दिखाई देता है। कितनी पावन धरा है और इस जिससे आप सबका सानिध्य आज प्राप्त हो रहा है। आप सबके दर्शन करके मुझे और मेरे सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबके का आशीर्वाद वृंदावन इस महत्वपूर्ण जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन यहाँ पर आयोजित होता है, इसके निमित्त प्राप्त हो। इसको पूरी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ा सकें। क्रमबद्ध ढंग से वृंदावन जिस सम्मान का हकदार है, वह सम्मान वृंदावन को और इस पूरे तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त हो। इस दृष्टि से आपका सानिध्य निरंतर बना रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राधे राधे। मिर्जापुर के नारायणपुर में संघर्ष कप 2021 कैनवस बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। तो वहीं इस दौरान प्रतियोगिता में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। तो वहीं उनकी हौसला अफजाई करते हुए खेल भावना से खेलते हुए खिलाड़ियों से देश का मान बढ़ाने की बात को कहा। इस मौके पर सपा पूर्व सांसद ने जहाँ भाजपा सरकार को घेरा, तो वहीं पूंजीपतियों की सरकार बताया। प्रतियोगिता में उद्घाटन मैच कुंडाडीह व जयरामपुर के बीच खेला गया। इस दौरान आयोजक धीरेन्द्र सिंह पटेल ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं होती है, इस टूर्नामेंट से जो क्षेत्र में होते हैं, जो दूर दराज में प्रतिभाएं होती हैं, उनको निखारने का समय मिलता है और होना भी चाहिए हर जगह। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप लोग निरंतर मेहनत करें, प्रतिभाओं की कमी नहीं है और निरंतर आगे बढ़े, इस देश का नाम रोशन करें। सांसद जी, दिल्ली में किसान धरना रथ है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, किसान का धरना प्रदर्शन जायज़ है और पूरी समाजवादी पार्टी किसान के साथ खड़ी है और किसानों के लिए आंदोलन भी कर रही है। गांव-गांव भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया, आंदोलन किया, सेक्टर बूथ तक जाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गांव-गांव किसानों के हित में जाने का काम किया है समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर में आपकी एंट्री हो गई है, क्या तैयारी है? मिर्जापुर में तो 2009 से हमारी एंट्री है, तब नहीं एंट्री रही और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब निर्देश होगा तब पुनः हम आएंगे यहाँ पर। और एंट्री तो हमेशा रहती है, जब भी याद करते हैं लोग मैं आता हूँ मिर्जापुर में। मिर्जापुर तो एक तरह से मेरी कर्मस्थली है और मिर्जापुर की जनता ने सम्मान दिया है, इनको भुलाया नहीं जा सकता। ये लगभग 10 साल से करवा रहे हैं और मैं सबसे बड़ा संदेश देना चाहते हैं नौजवानों में कि हमारे नौजवान क्रिकेट खेलकर इस ग्राउंड से प्रदेश और देश में जाकर नाम कमाएं। और हमारा एक संदेश रहता है कि सब मिलजुल कर एक साथ रहें, लोगों से मिलना जुलना इसी बहाने हो जाता है। हमारा ये उद्देश्य रहता है। क्या सोचकर आपने क्रिकेट का शुभारंभ किया था? ये सोचकर क्रिकेट आरंभ किया था कि
पिछले साल नहीं हो पाया, इस साल हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से लोग मिलजुल नहीं पा रहे हैं, तो इसी बहाने मिलना जुलना हो जाता है लोगों से, और हमारे जो जितने भी प्रधान हैं उनसे भी मिलना जुलना हो जाता है, हमारे बड़े गार्जियन जो हैं उनसे भी मिलना जुलना हो जाता है। इस बहाने सभी लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, तो सही उद्देश्य रहता है। मथुरा के जतिपुरा परिक्रमा मार्ग में शराब के नशे में सामने से आ रही ई रिक्शा की टक्कर से श्रद्धालु बाल बाल बच गए तो रिक्शा जूस के ठेले से जा टकराई। बता दें कि एनजीटी के आदेशों के बाद भी परिक्रमा मार्ग में गाड़ियों की मनाही है, जिसके बाद भी यहां गाड़ियां चलती देखी जाती हैं। अब ठेला संचालक नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है। बरेली के बड़ाबाग हनुमान मंदिर गांधीपुरम पर पैथोलॉजी शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाज सेवी सौरभ जैन ने फीता काटकर किया। इस मौके पर हर वर्ग के लोगों का जांच निःशुल्क किया गया। तो शिविर में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन आदि की जांच को निःशुल्क किया गया। तो वहीं 102 लोगों का यहां परीक्षण हुआ। बरेली के औला तहसील के रामनगला में मूर्ति स्थापना के दौरान गांव में कलश यात्रा को निकाला गया। तो वहीं इस दौरान मूर्तियों की शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान अन्य झांकियों को यहां प्रस्तुत किया गया। तो भगवान गौरीशंकर की झांसी को ग्रामीणों ने खूब पसंद किया। मूर्ति स्थापना के दौरान आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के प्रमुख वेद प्रकाश यादव भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। तो वहीं क्षेत्र के अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी आयोजन में शिरकत कर सहभागिता की। औला बरेली से संप्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे संभल में बैठे किसानों का सूबे के मंत्री बलदेव सिंह औलख द्वारा मजाक बनाया गया। तो साथ ही आंदोलनवादी किसान के सवाल पर जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये सब तो चलता रहता है। बता दें कि भाजपा कार्यालय में बलदेव सिंह औलख भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने बजट की जमकर तारीफ भी की। भारत की नई उड़ान भरने के लिए पंख प्रदान करने वाला बजट सिद्ध हुआ है। कोविड की परिस्थितियों में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इस क्षमता पहचानते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश के सामने रखा है। बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर और उसी संकल्प को सिद्ध तक पहुंचाने को मजबूत दूरगामी परिणाम आए हैं। आज गरीब कल्याण 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी के पद की जब शपथ ली उन्होंने, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित। तब से लेकर आज तक सरकार ने एक के बाद एक कदम गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाए हैं। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 18 करोड़ परिवारों को रसोई गैस देने का काम किया है, मुफ्त सिलेंडर देने का काम किया है। और बजट 21-22 में इस योजना का विस्तार करते हुए 1 करोड़ नए लाभार्थियों को भी इसका लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। कोविड के दौर में भी मोदी सरकार ने गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए राशन आर्थिक सहायता की। सरकार ने बजट में ये प्रावधान करने का प्रस्ताव किया कि प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू एक देश एक राशन योजना को और सुलभ बनाया जाए। महिलाओं को शिफ्ट में काम करने तथा उन्हें सुरक्षित माहौल में काम करने की व्यवस्था का प्रावधान है सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा गरीबों और महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों का नेतृत्व अभिनंदन किया। स्वास्थ्य संरचना के प्रति दूरगामी दृष्टि। बीते 1 वर्ष स्वास्थ्य की चुनौतियों को नए नजरिए से देखा और समझा है। अतः आपदा को अवसर में बदलने के जीव वाली मोदी सरकार ने स्वतंत्र रूप में इस बजट में स्वास्थ्य की संरचना को नई प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी करते हुए, मतलब इस 21-22 में इस स्वास्थ्य को लेकर, इस आपदा को लेकर इसकी नई ऊंचाइयों को छूते हुए 137% की बढ़ोतरी करते हुए 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ किया जाना। मोदी सरकार की स्वास्थ्य की चुनौतियों के खिलाफ भविष्य में स्वस्थ सक्षम भारत बनाने की सहज दृष्टि को दिखाते हैं। स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा तय प्रावधानों के ग्रामीण स्वास्थ्य संरक्षण के परिवर्तनकारी लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। स्वच्छता, पानी पीने की चुनौतियों को निपटने के लिए सरकार द्वारा बजट में सरकार के दिए प्रावधानों को सरकार सामान्य नागरिकों की गर्म जीवन के प्रति संवेदनशील है।
दृष्टिगत तो रहते हैं। तो कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये तय किया है, जो कि दुनिया में सबसे पहले और अच्छी जो वैक्सीन है वो भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार करके इस देश को और बाहर भी विदेशों में देने का जो काम किया है, ये बहुत एक ऐतिहासिक वृद्धि है। किसान कल्याण के प्रति कटिबद्ध। अपने 6 वर्षों के अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को प्राथमिकता। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी होने के विषय में बैठक आहूत की गई। बता दें कि मुस्लिम समुदाय की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनको सहूलियतें प्रदान करने के लिए बोर्ड की स्थापना की गई थी। अभी हाल में ही गुजरात उच्च न्यायालय ने भी अपने एक आदेश में कहा था कि जिन लोगों की आस्था जिनमें नहीं है उनके नियंत्रण हेतु स्थापना करना न्याय संगत नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि एक वक्फ बोर्ड के आसन्न चुनाव में सामुदायिक संख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि वक्फ बोर्ड के आसन्न चुनाव में सामुदायिक संख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाना न्याय संगत होगा, जिससे उच्च पदों पर विराजमान वहाबी सलाफी विचारधारा के लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता में कशिश बारसी राष्ट्रीय सचिव सूफी इस्लामिक बोर्ड ने शिरकत की। तो वहीं जिला अध्यक्ष फरजंद अली बारसी ने भी जानकारी प्रेस से साझा की। तो चंदौसी में एक हमारा सम्मेलन था, जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए दीन सूफी लोग मौजूद रहे। यहाँ पर संभल में के स्टेज से, सूफी इस्लामिक बोर्ड के स्टेज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और वक्फ बोर्ड में 85% जायदादें हैं, उसमें इमाम बारगाहें, खानकाह, मज़ार और दरगाह, वो सब और मस्जिदें, वो सब सूफी समुदाय के मानने वालों की हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ पर वहाबी, सलाफी और देवबंदी मुसलमान जो खुद को सुन्नी होने का दावा करते हैं और जिनका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो वहाँ पर काबिज हैं। हम ऐसे लोगों की सख्त मुखालफत करते हैं और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 15% लोग जो हैं सिर्फ वही देवबंदी हैं और 85% लोग जो हैं वो वक्फ जायदादों के ऊपर वो लोग काबिज हैं जिनका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है, खानकाह से कोई ताल्लुक नहीं है, मज़ारात से कोई ताल्लुक नहीं है, इमाम बारगाहों से कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल ऐसी विचारधाराओं के लोगों को जो है वक्फ बोर्ड की जायदादों से और वहाँ के मुतवल्लीशिप से हटना चाहिए।